इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफ एसपी। ठीक है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करके दूंगी हर इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन को। आपका पूरा 12 मार्क्स का टेंशन खत्म हो जाएगा इस वीडियो के बाद, एंड तक देखना। ठीक है, तो बोर्ड में देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन के कितने पॉइंट लिखने होंगे, 5 से 6 पॉइंट्स। ठीक है, बोर्ड एक्सेप्ट करता है आप 4 पॉइंट लिखो, बट सब सजेस्ट करते हैं कि आप एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिखो डिस्टिंग्विश बिटवीन में। ठीक है, इन तो ये क्या है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन है। तो इसका शॉर्ट कोड है मिसेस पिन। ठीक है, एम से है मीनिंग। मीनिंग क्या है फिक्स कैपिटल का? फिक्स कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एसेट्स। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द सम ऑफ करंट एसेट्स। और एम आर से है अब रिस्क। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल इंप्लाइज मोर रिस्क, सिंपल, और इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज लेस रिस्की। ठीक है, अब एम आर एस, एस से क्या होता है, सोर्सेस। देखो, फिक्स कैपिटल फंडिंग कैन कम फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। फिक्स कैपिटल कहाँ से हम ले सकते हैं? सेलिंग शेयर्स, शेयर्स सेल करके, और डिबेंचर्स बॉन्ड से, लॉन्ग टर्म लोन से, और एक्सेट्रा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विद शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा। अब पी से क्या है, पर्पस। इट इज इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स। फिक्स कैपिटल किसमें इन्वेस्ट होता है? फिक्स कैपिटल फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए यूज होता है। ठीक है, जो कि है लैंड, बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स। ये है फिक्स कैपिटल का पर्पस। और वर्किंग कैपिटल का पर्पस क्या है? इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म एसेट्स सच एज कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी एक्सेट्रा। ओके, अब आई से क्या है, इन्वेस्टर्स। ऑब्जेक्टिव और ऑफ इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? जो भी फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? होपिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, वो फ्यूचर प्रॉफिट होप करके इन्वेस्ट करता है फिक्स कैपिटल में। और इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न्स। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में कोई भी इन्वेस्ट क्यों करता है? इमीडिएट रिटर्न्स के लिए। ओके, ये। और अब लास्ट पॉइंट है एन से नेचर। नेचर क्या है? फिक्स कैपिटल परमानेंटली रहता है बिजनेस में, और वर्किंग कैपिटल सर्कुलेटिंग कैपिटल है, इट कीप्स चेंजिंग। सिंपल से 6 पॉइंट्स थे, आपको इजीली याद हो जाएंगे। लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। अब है सेकंड चैप्टर से शेयर्स एंड डिबेंचर्स का डिस्टिंग्विश। ये चैप्टर्स में 3 ही डिस्टिंग्विश है और ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शेयर्स और डिबेंचर्स। फिर शेयर क्या है? मीनिंग। A share is a part of share capital of a company, simple, or it is known as ownership securities. और a debenture is a certificate of loan taken by a company. debenture क्या है? कोई भी लोन है जो कंपनी लेती है। ठीक है, they are also known as creditship securities. अब स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? a holder of share is the owner of company. जो भी शेयर्स खरीदता है कंपनी का वो क्या होता है? ओनर, कंपनी का ओनर होता है। ठीक है, therefore share capital is owned capital. और डेबेंचर होल्डर क्या होता है? और होल्डर ऑफ डेबेंचर इज अ क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी, क्योंकि हमने उनसे लोन लिया होता है, हमने मतलब कंपनी ने। ठीक है, तो वो कंपनी का क्रेडिटर होता है। ठीक है, और फिर डेबेंचर कैपिटल इज द लोन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। आप यहां से कितने भी पॉइंट अच्छे, आप कोई भी इसमें से 4-5 पॉइंट्स लर्न कर लेना। बहुत सारे पॉइंट्स गिवन है, आपको जो जो इजी लगे वो करना। ठीक है, यहाँ पे नेचर भी बहुत इजी है। क्या है? इट इज परमानेंट कैपिटल, इट इज नॉट रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी। और इट इज टेम्पररी कैपिटल, जनरली इट इज रिपेड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। क्योंकि डिबेंचर्स एक लोन है जो कंपनी ने लिया है, तो वो टेम्पररी कैपिटल हुआ। और शेयर क्या है? शेयर कंपनी का शेयर बेचते हैं, मतलब वो परमानेंट कैपिटल होता है। ठीक है, अब वोटिंग राइट्स। शेयर होल्डर्स बीइंग ओनर एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स इन जनरल मीटिंग। और डिबेंचर होल्डर बीइंग क्रेडिटर। डिबेंचर होल्डर्स क्या? क्रेडिटर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। तो सिंपल है ना, वो क्रेडिटर्स है कंपनी के, उनसे कंपनी से कुछ लेना देना ही नहीं है। बस हमने आपको पैसा दिया, आप उसके बदले हमें इंटरेस्ट दो, बस खत्म। उनको कहाँ से वोटिंग राइट्स मिलेंगे ना। और ये शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं कंपनी के, कंपनी ही आदि वो संभालता है, तो वोटिंग राइट्स तो उनको ऑफकोर्स होगी। तो बस इतने इजी पॉइंट से आप 2-3 बार लिखोगे ना, आपको आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? शेयर्स में आपको रिटर्न क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। ठीक है, और डिबेंचर होल्डर को रिटर्न क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। बस इतना इजी पॉइंट। फिर टाइम ऑफ इशू क्या है? शेयर्स आर इशूड इन इनिशियल स्टेज ऑफ कंपनी फॉर्मेशन। फिर डिबेंचर्स आर इशूड एट अ लेटर स्टेज व्हेन कंपनी हैज प्रोस्पेक्टस टू ऑफर एंड सिक्योरिटी। फिर सूटेबिलिटी क्या है? सूटेबिलिटी, शेयर्स आर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस और डिबेंचर्स आर सुटेबल फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस। क्योंकि डिबेंचर्स क्या है? लोन होते हैं। ठीक है, तो वो मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए ही सुटेबल है। तो हमारे यहाँ पे
कितने 5 पॉइंट तो हो गए, 6 पॉइंट हो गए आपको। अब ये इजी लगे तो आप ये भी लिख सकते हो टाइप्स शेयर्स के, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के पूरे 8 पॉइंट है। आपको यहाँ पे ये इजी लगे तो आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। बस हमारे हो गए 7 से 8 पॉइंट, खत्म टेंशन। अब इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर्स क्या है? शेयर्स दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। इतना सिंपल डेफिनेशन दिया है। मतलब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते वो इक्विटी शेयर्स होते हैं, सिंपल। दिस शेयर्स डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट्स। प्रेफरेंशियल राइट्स इनको नहीं मिलते हैं, जैसे कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। और ये सारे प्रेफरेंशियल राइट प्रेफरेंस शेयर्स वालों को होते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर्स दैट कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स एज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको आराम से ये लर्न हो जाएगी, बस करो, ठीक है। लिख के प्रैक्टिस करो, आपको हो जाएगी। ये इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? शेयर्स के टाइप है, 2 टाइप है, ठीक है। ये ऊपर हमने देखा ना, शेयर्स आर क्लासिफाइड इनटू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो इसका डिस्टिंग्विश है अभी इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स में, ठीक है। अब रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है? इक्विटी शेयर्स आर गिवन डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। मतलब जितना प्रॉफिट हुआ उस पर डिपेंड करता है इनका डिविडेंड। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड एट फिक्स रेट, इनको डिविडेंड फिक्स रेट पे ही मिलता है, प्रॉफिट अच्छा हो ना हो, ठीक है। अब वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स, दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी। ये रियल ओनर्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, कंपनी के। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स, दे कैन वोट ओनली ऑन मैटर्स अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट, ठीक है। इनको नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं होते जैसे इक्विटी शेयर्स वालों को होते। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट तो इजीली हो गए, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स भी बहुत इजी है। नेचर ऑफ कैपिटल क्या है? इक्विटी कैपिटल इज नोन एज रिस्क कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल इज अ सेफ कैपिटल विद सुटेबल रिटर्न, स्टेबल रिटर्न, सॉरी। फिर नेचर ऑफ इन्वेस्टर क्या होता है? द इन्वेस्टर हु आर रेडी टू टेक रिस्क इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स। फिर द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस अबाउट सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स। जो इन्वेस्टर्स रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और जिनको जो इन्वेस्टर्स कॉशियस होते हैं उनके इन्वेस्टमेंट के लिए और उनको स्टेडी रिटर्न चाहिए वो प्रेफरेंस शेयर्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमारे होते हैं 5 पॉइंट इजीली कवर। आपको अभी नीचे जो भी पॉइंट्स इजी लगे आप वो भी लिख सकते हो। राइट एंड बोनस इशू, ये पॉइंट भी बहुत इजी है। इक्विटी शेयर होल्डर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट बोनस एंड राइट इशू और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस एंड राइट इशू। ये बोनस एंड राइट इशू का भी डिस्टिंग्विश बिटवीन चैप्टर नंबर 3 में आएगा। आपको मैं तब डिटेल में बताऊंगी बोनस एंड राइट इशू क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो, इक्विटी शेयर्स वालों को राइट एंड बोनस इशू मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को नहीं मिलता। और ये फेस वैल्यू का पॉइंट भी बहुत इजी है। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज जनरली ₹1 और 10, इट इज रिलेटिवली लो। फिर द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज रिलेटिवली हाई ₹100 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। बाकी के लर्न मत करो, ज्यादा कोई जरूरत नहीं है आपको 11 पॉइंट्स लिखने की, ठीक है। अब ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, मीनिंग इट इज दैट कैपिटल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स। मतलब जो भी शेयर्स बेच के शेयर होल्डर्स से कैपिटल मिलता है वो ओन्ड कैपिटल कहलाता है, ठीक है। और बोरोड कैपिटल क्या है? इट इज दैट कैपिटल विच इज बोरोड फ्रॉम क्रेडिटर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज डेब्ट कैपिटल, ठीक है। अब इसके सोर्सेज देखो। This capital is collected by issue of equity shares and preference shares. Equity shares and preference shares को बेच के जो कैपिटल कलेक्ट होता है उसे ओन्ड कैपिटल होता है, ठीक है। और ओन्ड कैपिटल कहाँ से आता है? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके। फिर इट इज कलेक्टेड बाय वे ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, द शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एज इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और डेब्ट कैपिटल होल्डर्स गेट इंटरेस्ट एज इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इज फिक्स्ड एट फिक्स्ड रेट। और रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग इन इक्विटी शेयर्स बट फिक्स्ड इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हमने ऊपर ही देखा कि इक्विटी शेयर्स वालों को फ्लक्चुएटिंग रेट में मिलता है और प्रेफरेंस शेयर्स वालों को फिक्स्ड रेट में। फिर स्टेटस, द शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्या होता है वो ओनर्स, और द डेब्ट होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये सिंपल से पॉइंट्स थे। अब वोटिंग राइट्स, द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स एट द जनरल मीटिंग और द क्रेडिटर्स डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट्स एट जनरल मीटिंग। ये भी सिंपल सा पॉइंट था कि वो क्रेडिटर्स है वो लोग वोट क्यों ही करेंगे कंपनी में, ठीक है। तो हो गए आपके भी 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो आप 5 के ऊपर मत ही लर्न करो, अभी टाइम नहीं है, ठीक है। किसी के पास भी अगर आपको 5 से ज्यादा लर्न हो जाते हो और लिख सकते हो तो आप लिख लेना, ठीक है।
अब चैप्टर नंबर 3 से है इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर। इसके बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आया है बहुत बार। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है और पब्लिक फर्दर पब्लिक ऑफर क्या होता है। तो मीनिंग IPO refers to an offer of securities by an unlisted public company। जो सिक्योरिटीज के ऑफर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी करती है टू द पब्लिक, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, वो होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। और FPO क्या होता है, FPO मीन्स एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है। जो फर्दर पब्लिक ऑफर देती है पब्लिक को वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है टू द पब्लिक टू रेज सब्स्टिट्यूट कैपिटल, ठीक है। तो इतना सा मीनिंग था, इजी सा, आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। फिर टाइप ऑफ इशूअर कंपनी, इट इज इशूड बाय एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और इट इज इशूड बाय अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी। छोटू सा पॉइंट था। अब व्हेन इशूड, फिर इट इज यूजुअली इशूड बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी विच वांट्स टू रेज कैपिटल फॉर द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, फ्रॉम द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफर कौन सी कंपनी करती है, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है और जिसके पहली बार पब्लिक से कैपिटल रेज करना होता है, वो करती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर इट इज यूजुअली इशूड बाय अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी व्हेन इट वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, और कैपिटल आगे बढ़ाने के लिए वो फर्दर पब्लिक ऑफर करती है, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ इशू, IPO precedes FPO। IPO is first time sale of shares to the public। तो ठीक है, IPO क्या होता है, फर्स्ट टाइम सेल होता है पब्लिक को, और FPO is always done after IPO। पहले इनिशियल पब्लिक ऑफर होती है, देन ही पब्लिक फर्दर पब्लिक ऑफर होती है, ठीक है। FPO is the second और subsequent sale of shares to the public। तो यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट्स होते हैं और 2 पॉइंट्स दिए आपको बुक में। आपको 6 के 6 लर्न करने की जरूरत नहीं है, 5 करो इनफ है, ठीक है। लिस्टिंग, जो आपको 6 में से 5 इजी लगे आप वो कर लेना। फिर कंपनी हैज टू गेट इटसेल्फ लिस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर इशूइंग IPO, और कंपनी मेकिंग एन FPO इज ऑलरेडी अ लिस्टेड कंपनी, क्योंकि फर्दर पब्लिक ऑफर जो भी कंपनी करती है वो ऑलरेडी लिस्टेड होती है, ठीक है। और इनिशियल पब्लिक ऑफर करने के लिए उसे लिस्टेड होना पड़ता है। फिर रिस्क, इट इज वेरी रिस्की फॉर इन्वेस्टर्स एज ही कैन नॉट प्रेडिक्ट द कंपनीज परफॉर्मेंस। तो ये पहली बार ऑफर करती है कंपनी तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अंदाजा नहीं लगा पाते कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी होगी, क्या होगा सब, ठीक है। तो और फर्दर पब्लिक ऑफर में इट इज लेस रिस्की फॉर द इन्वेस्टर्स एज ही हैज आइडिया ऑफ द कंपनीज पास्ट परफॉर्मेंस एंड कैन जज द इट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस, ठीक है। अब ये देखो, फिक्स प्राइस इशू मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड, आपको अगर टाइम मिला तो कर लेना, वरना इसे छोड़ दो, ठीक है। अगर आएगा भी एग्जाम में तो बाकी सारे डिस्टिंग्विश आप कर ही रहे हो, ये ऑप्शन में निकल जाएगा, ठीक है। ये कभी कभी ही आता है, बहुत रेयर चांसेस है इसके, ठीक है। इसलिए ये अगर टाइम नहीं है तो छोड़ दो, बाकी सारे डिस्टिंग्विश कर लेना, अगर ये आया तो ऑप्शन में चले जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एक राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स, ठीक है। तो राइट शेयर्स क्या होते हैं और बोनस शेयर्स क्या होते हैं। मीनिंग इन राइट इशू शेयर्स आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। और मतलब शेयर्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है कंपनी ऑफर्स द शेयर होल्डर्स फॉर द फर्स्ट ऑप्शन टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी। देखो कंपनी क्या करती है कि अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक मौका देती है कि लो आप हमारे ऑफर मतलब हमारा शेयर्स और खरीदो, ठीक है। तो वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहले ऑफर करती है, बाकी बाद में सब कुछ, ठीक है। तो ये होते हैं राइट शेयर्स। फिर बोनस शेयर्स आर इशूड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एज अ गिफ्ट देती है कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को, ठीक है। अब पेमेंट, तो राइट शेयर्स के लिए पेमेंट करना पड़ता है, सब्सक्राइबर्स हैव टू पे फॉर द राइट शेयर्स, ठीक है। कंपनी ये फ्री में नहीं देती, ठीक है, सिर्फ पहले ऑफर करती है। कंपनी ओनली गिव्स देम अ राइट टू बाय दिस शेयर्स, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को ये एक राइट देती है कि आप पहले शेयर्स खरीद लो हमारे कम रेट में या ऐसा कुछ, पर पेमेंट उनको भी करना पड़ता है। फिर बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू शेयर होल्डर्स, ये कंपनी एज अ गिफ्ट देती है शेयर होल्डर्स वालों को, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट नहीं लगती। थर्ड पॉइंट है पार्टली एंड फुल्ली पेड अप शेयर्स। शेयर होल्डर्स हैव टू पे फॉर दिस शेयर्स एज एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, कॉल मनी एक्सेट्रा टिल द फुल मनी ऑन शेयर इज पेड। फिर बोनस शेयर्स कंप्लीटली फ्री होते हैं, ठीक है, तो उनमें कोई पेमेंट नहीं होती, ठीक है। बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स, सो नो मनी हैज टू बी पेड बाय शेयर होल्डर्स टू द कंपनी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे 3 इजी पॉइंट्स हो गए। अब देखो ये पॉइंट इजी है, राइट टू रीअनाउंस, द शेयर होल्डर्स कैन रीअनाउंस हिज शेयर्स और शेयर होल्डर्स कैन नॉट रीअनाउंस हिज बोनस शेयर्स, ठीक है। फिर अब पर्पस ऑफ इश्यूज,
Right issue is done by the company when it wants to raise fresh fund but wants to give a chance to their existing members to increase their shareholding. राइट इशू कब इशू करती है कि जब उनको और फंड रेस करना होता है और उनको चांस देना होता है अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को कि वो अपनी शेयर होल्डिंग और बड़े शेयर्स खरीद के, ठीक है। और ये बोनस शेयर्स कब इशू करता है? व्हेन कंपनी has accumulated huge profit or reserves and company wants to reward its existing equity shareholders, कंपनी इशू बोनस शेयर। कंपनी में अगर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है या रिजर्व्स है तो वो बोनस इशू शेयर करती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के, एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। लो भाई खुश हो जाओ, ठीक है। ऐसे अब है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। तो अब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होता है? मीनिंग पहले सबसे पहले ये हर डिस्टिंग्विश बिटवीन में ये पॉइंट होना चाहिए। देन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मीन वॉलंटरी गिविंग अवे वन शेयर्स टू अनदर पर्सन बाय एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मतलब क्या? मैं मेरे मर्जी से किसी को मेरे शेयर्स बेच रही हूँ या किसी को गिफ्ट दे रही हूँ, तो वो होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सिंपल। अब ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या है? इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ मेंबर्स शेयर्स टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्यों होता है? अगर सपोज मैं मर गई या मैं पागल हो गई तो मेरे जो शेयर्स है वो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मेरे फैमिली मेंबर्स को, तो वो उनको ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए वो कहलाता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये खुद की मर्जी से नहीं होते और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वॉलेंटरीली मतलब खुद की मर्जी से होते हैं, ठीक है। और इट टेक प्लेस ऑन डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ द मेंबर, ठीक है। अब व्हेन डन, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कब होते हैं? इट इज डन व्हेन द मेंबर वांट्स टू सेल हिज शेयर्स और गिव हिज गिफ्ट शेयर्स एज अ गिफ्ट। मतलब जिसके जो शेयर्स है उसे अगर बेचने हो या किसी को गिफ्ट करने हो तो तब होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। फिर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कब होता है? इट इज डन व्हेन मेंबर डाइज और बिकम इंसॉल्वेंट और इनसिल। मैं मर गई या तो मैं पागल हो गई तो मेरे जो शेयर्स है वो किसी और को मिल जाएगी, वो होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। किसी और को मतलब मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स या कोई भी, ठीक है। ऊपर के दो पॉइंट बहुत इजी थे और अब ये वाला पॉइंट भी बहुत इजी है। नेचर ऑफ एक्शन, इट इज वॉलेंटरी एक्शन टेकन बाय द मेंबर और इट इज एन इनवॉलेंटरी एक्शन, ठीक है। ये बहुत छोटा सा और इजी सा पॉइंट था। तो हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं और लिखने कितने थे? 4 बस। और यहाँ पे देखो और इजी इजी पॉइंट्स है। पार्टीज इन्वॉल्व, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हो रही है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में? द मेंबर हु इज कॉल्ड ट्रांसफरर एंड द बायर हु इज कॉल्ड ट्रांसफरी। जो बाय करता है वो ट्रांसफरी होता है और जो बेचता है वो ट्रांसफरर होता है, ठीक है, जो ट्रांसफर करता है अपने शेयर्स। और यहाँ पे कितनी 1 पार्टी ही इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नीडेड। ये पॉइंट भी बहुत छोटा सा था। और इनिशिएटेड बाय ट्रांसफरर इनिशिएट द ट्रांसफर प्रोसेस, ठीक है। जो ट्रांसफर करते हैं वही इनिशिएट करेगा पूरी प्रोसेस को। और यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल रिसीवर इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। जो शेयर्स रिसीव करता है या मेरा कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो इनिशिएट करेगा पूरी प्रोसेस को, ठीक है। और ये लाइबिलिटी वाला पॉइंट भी बहुत इजी है। द लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड्स आफ्टर द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड। मतलब मैंने किसी को मेरे शेयर्स बेच दिए तो मेरी जो लाइबिलिटीज थी वो भी उसके साथ ट्रांसफर हो जाएगी। और यहाँ पे ओरिजिनल लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यूज इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। अगर मैं मर गई तो मेरे जो शेयर्स है वो मेरे फैमिली मेंबर्स को चले जाएगा, तो मेरी लाइबिलिटीज जो थी वो भी मेरे फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। और अब यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी एज पर द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स हैज टू बी पेड, नो स्टैम्प ड्यूटी इज टू बी पेड, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 4 से 5 पॉइंट लिखना है, इतने सारे लर्न मत करना, आपको जो जो इजी लगे आपसे वही करना, ठीक है। अब ये डिस्टिंग्विश सीधा चैप्टर नंबर 9 से है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के बाद सीधे चैप्टर नंबर 9 से डिस्टिंग्विश बिटवीन है। तो बीच के सारे चैप्टर्स में से कोई डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं है, तो सिर्फ बहुत कम डिस्टिंग्विश है, आप सारे ही लर्न कर लेना, ठीक है। बहुत इजी है, 4-4 5-5 पॉइंट तो लर्न करना है, फिर मीनिंग और फिर आपके 12 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब जो भी फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी होती है उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है। और रीमटेरियलाइजेशन उसका उल्टा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये सिक्योरिटीज होती है उसे फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ओके। तो यहाँ से देखो इतना याद रख लो, रीमटेरियलाइजेशन में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म और डीमटेरियलाइजेशन में फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। दोनों वाइस वर्सा है एक दूसरे के। फिर कन्वर्जन, हियर द पेपर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली हेल्ड सिक्योरिटीज। वही पॉइंट दे दिया यहाँ पे कि जो पेपर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक हेल्ड सिक्योरिटीज में। फिर यहाँ पे वही द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू फिजिकल पेपर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी।
तो ऊपर वाला पॉइंट घुमा फिरा के वही बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फिजिकल पेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। फिर यूज ऑफ फॉर्म, यहाँ पे डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस के लिए डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म होता है फ्रॉम इन्वेस्टर टू द डीपी, और यहाँ पे भी फ्रॉम इन्वेस्टर टू द डीपी, और यहाँ पे ऑब्वियसली डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म होगा, ठीक है, आर आर एफ और यहाँ पे DRF, ठीक है, डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म और डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। अब सीक्वेंस, इट इज एन इनिशियल प्रोसेस, इट इज द प्राइमरी एंड प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी, और फिर इट इज अ रिवर्स प्रोसेस, इट इज अ सेकेंडरी एंड सपोर्टिंग फंक्शन ऑफ डिपॉजिटरी, ऑलरेडी डिमेटेड सिक्योरिटीज आर रिमेटेड, सिंपल सा पॉइंट था ये भी। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज, डिमेटेड सिक्योरिटीज हैव नो डिस्टिंसिव नंबर, यहाँ पे डिस्टिंसिव नंबर नहीं होता है। फिर रिमेटेड सिक्योरिटीज विल हैव सर्टिफिकेट एंड डिस्टिंसिव नंबर्स एज इशूड बाय कंपनी, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टिंसिव नंबर नहीं है और यहाँ पे होता है, ठीक है। और अब सिक्योरिटीज मेंटेनेंस अथॉरिटी, डिपॉजिटरी इज द कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज एंड रिकॉर्ड्स, द इशूइंग कंपनी इज द रिकॉर्ड कीपिंग अथॉरिटी, सिक्योरिटीज आर मेंटेन्ड बाय द इन्वेस्टर्स। आपने डिपॉजिटरी यही चैप्टर में पढ़ा है कि कस्टोडियन सिक्योरिटी एंड रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन कौन, डिपॉजिटरी होते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट है डिफिकल्टी ऑफ प्रोसेस, डीमेट इज एन इजी प्रोसेस, ऑल्सो इट इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और डीमेट अगर इजी है तो रीमेट कॉम्प्लेक्स होगा, इतना याद रखना, रीमेट इज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट ऑल्सो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, ठीक है, तो अगर ये सिंपल है तो ये सिंपल नहीं होगा, इतना इजी पॉइंट है सारे यहाँ पे। तो ये चैप्टर में बस यही एक डिस्टिंग्विश बिटवीन था। और अब ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है चैप्टर नंबर 9 से डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या बोला है, इंटीरियम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल सा डिस्टिंग्विश बिटवीन है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको अच्छे से समझ जाएगा और लर्न भी हो जाएगा। इंटीरियम डिविडेंड, इट इज डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन 2 AGMs, 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में ये डिक्लेयर और पेड होता है, ठीक है, इंटीरियम डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड कब पे होता है, इट इज डिक्लेयर्ड एंड पेड आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, यहाँ पे 2 AGMs के बीच में पे होता है और यहाँ पे क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर के बाद, ठीक है। देन हु डिक्लेयर्स, ये इंटीरियम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है और फाइनल डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है, तो यहाँ पे बोला है इट इज डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड मीटिंग, ठीक है, डायरेक्टर्स की मीटिंग को क्या कहते हैं, बोर्ड मीटिंग, ठीक है, तो डायरेक्टर्स ही डिसाइड और डिक्लेयर करते हैं इंटीरियम डिविडेंड को, ठीक है। और फाइनल डिविडेंड में देखो इट इज डिसाइडेड एंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ उसे डिसाइड और रिकमेंड करते हैं, और डिक्लेयर कौन करता है, शेयर होल्डर्स इन AGM, ठीक है। देखो फाइनल डिविडेंड में डिसाइड और रिकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं और डिक्लेयर शेयर होल्डर्स करते हैं, ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना पॉइंट, यहाँ पे डिसाइड और डिक्लेयर दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं, ठीक है, इंटीरियम डिविडेंड। Then authorization, it can be declared only if article of association permits its declaration, अगर यहाँ पे article of association में लिखा होगा कि ऑलरेडी इंटीरियम डिविडेंड का, तो ही वो डिक्लेयर कर सकते हैं। और फिर इट्स डिक्लेरेशन डज नॉट नीड अथोराइजेशन बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पे कोई अथोराइजेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। देन व्हेन डिक्लेयर्ड, इट इज डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, वही सेम घिसा पीटा पॉइंट यहाँ पे दे दिया, इट इज डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन 2 AGMs, व्हेन डिक्लेयर्ड इट इज डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स, ठीक है, बिटवीन 2, इट इज डिक्लेयर्ड एट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, ये एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी में डिक्लेयर होता है, ठीक है। इसका शॉर्टकट पता है क्या है, बहुत इजी है, M WARS, ठीक है, WARS WARS, ठीक है, आप देख लेना कैसे कैसे पॉइंट्स है घुमा फिरा के। देन रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ इंटीरियम डिविडेंड इज लोअर देन फाइनल डिविडेंड, जो इंटीरियम डिविडेंड है उसका रेट फाइनल डिविडेंड से कम होता है, ठीक है, और यहाँ पे रेट ऑफ फाइनल डिविडेंड इज ऑलवेज हायर देन इंटीरियम डिविडेंड, यहाँ पे इंटीरियम डिविडेंड का लो रेट होता है और फाइनल डिविडेंड का हाई रेट होता है हमेशा इंटीरियम डिविडेंड से। फिर सोर्स, इट इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर, यहाँ पे इंटीरियम डिविडेंड सिर्फ प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर के उसमें से ही डिक्लेयर कर सकते हैं, और जो फाइनल डिविडेंड है वो इसमें से सभी में से डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि करंट ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है, जो करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है वो, फ्री रिजर्व्स, फिर कैपिटल प्रॉफिट्स, ठीक है, कैपिटल में से नहीं कैपिटल प्रॉफिट्स में से, ठीक है, ये ध्यान रखना, मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर डिविडेंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, it is declared before preparation of final accounts of the company, फिर it is declared only after the accounts of the year are prepared and finalized, ठीक है, तो यहाँ पे सभी के सभी पॉइंट्स लर्न मत करना, फिर से 4 और 5 कर लेना, ऊपर के 5 बहुत इजी है, ठीक है। अब डिविडेंड एंड इंटरेस्ट वाला पॉइंट डिस्टिंग्विश है,
मीनिंग डिविडेंड इज द रिटर्न पेएबल टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है। डिविडेंड क्या है, शेयर होल्डर्स को जो हम रिटर्न, कंपनी रिटर्न देती है उनके इन्वेस्टमेंट के लिए, वो होता है डिविडेंड फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन शेयर कैपिटल। फिर इंटरेस्ट क्या होता है, इट इज द रिटर्न पेएबल टू द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, डेबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर्स फॉर द लोन गिवन बाय देम टू द कंपनी। जो डेबेंचर होल्डर और डिपॉजिट होल्डर्स लोन देती है, उसके बदले में जो रिटर्न देती है कंपनी, उसे कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। बहुत इजी इजी मीनिंग है, आप 2-3 बार ऐसे रीड करोगे ना तो भी समझ जाएगा आपको, ठीक है। फिर गिवन टू हुम, ऑब्वियसली डिविडेंड किसे मिलते हैं, शेयर होल्डर्स को, ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। और इंटरेस्ट किसे देते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स को, इट इज पेड टू द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो ये दोनों ही पॉइंट इजी से थे। देन ऑब्लिगेशन, मतलब कंपल्शन होता है ऑब्लिगेशन का मतलब, इट इज टू बी पेड ओनली व्हेन कंपनी हैज मेड प्रॉफिट्स, देयरफॉर नो ऑब्लिगेशन कंपल्शन इज टू पेड डिविडेंड। मतलब डिविडेंड कब पे किया जाता है, जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो कंपल्सरी नहीं है ऐसा कि अभी के तभी देना ही देना है, प्रॉफिट हो ना हो, ठीक है। और इंटरेस्ट ऐसा, इंटरेस्ट कैसा है, प्रॉफिट हो ना हो उनको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। इट इज नॉट लिंक्ड टू द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन इज एन ऑब्लिगेशन एंड इज टू बी पेड बाय द कंपनी कंपल्सरीली। तो प्रॉफिट को प्रॉफिट हो ना हो उनको अपने क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, ठीक है, कैसे भी। फिर व्हेन पेएबल, इट इज पेएबल व्हेन कंपनी अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट इन अ ईयर आफ्टर फुलफिलिंग ऑल ऑब्लिगेशंस। मतलब कंपनी जब अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेती है फिर डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। फिर इट इज पेएबल एवरी ईयर रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ बोला इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट्स हो ना हो पर एवरी ईयर वो पेएबल होता है, ठीक है। फिर रेट, इंटरेस्ट का रेट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड एंड प्री डिटरमाइंड और एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द सिक्योरिटी, वो पहले से ही डिसाइडेड होता है रेट, ठीक है। और फिर डिविडेंड, इट इज पेड एट फ्लक्चुएटिंग रेट टू द इक्विटी शेयर सिंस इट इज लिंक्ड टू द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर्स को फ्लक्चुएटिंग रेट में ही मिलता है क्योंकि वो प्रॉफिट से लिंक्ड है, ठीक है। कंपनी जितना प्रॉफिट करके उस हिसाब से वो डिविडेंड का रेट होगा। तो हो गए हमारे 5 इजी से पॉइंट्स, ठीक है। तो ये बाकी के देखो क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड एस्पेक्ट्स, डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, ठीक है। ये भी सिंपल सा पॉइंट था। अब नेक्स्ट चैप्टर में ऐसा है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट क्या है, इट इज एन कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। वो फाइनेंशियल मार्केट का एक कंपोनेंट है वेयर शॉर्ट टर्म बोरिंग टेक्स प्लेस। तो जहाँ पे भी शॉर्ट टर्म आया ना वहाँ पे समझ लेना मनी मार्केट की बात हो रही है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग टेक्स प्लेस, ठीक है, शॉर्ट टर्म में होता है वो। और फिर इट इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स टेक प्लेस, ठीक है। तो सेम मीनिंग है यहाँ पे, सिर्फ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिफरेंस है, ठीक है। Then time period. In money market the instruments traded have maturity period of 1 year or less than 1 year, ठीक है। तो यहाँ पे maturity period कितना, 1 year या उससे कम होता है। और कैपिटल मार्केट में the instrument traded have maturity period of 1 period of more than 1 year, ठीक है। अब तो ये दोनों पॉइंट इजी से मीनिंग और टाइम पीरियड। देन इंस्ट्रूमेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा आर द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन द मनी मार्केट। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, ठीक है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। फिर पर्पस ऑफ बोरिंग, तो फंड्स आर बोरोड टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और फॉर स्मॉल इन्वेस्टमेंट। तो मनी मार्केट से ये शॉर्ट टर्म बोरिंग क्यों होती है, फंड्स आर बोरोड टू मीट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के लिए और फिर स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स के लिए। फिर लॉन्ग टर्म फंड्स आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश न्यू बिजनेस, एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई बिजनेस और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो लॉन्ग टर्म फंड्स क्यों परचेज करते हैं, पर्पस क्या है उनका, तो एस्टैब्लिश ऑफ न्यू बिजनेस और एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई बिजनेस और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। Then fifth point, institutes and participants. तो participants in the market are central bank, commercial bank, non-bank financial institution, etc. ठीक है, यहाँ पे ये participants होते हैं। Then यहाँ पे कौन participants होते हैं, stock exchange, commercial bank, non-bank institution, financial intermediaries, etc. are the participants in the market, ठीक है। तो बस दो तीन याद रख लो यहाँ पे। Then risk. In money market, risk factor is very less because maturity period of instrument is less than 1 year. यहाँ पे maturity period 1 year से कम होता है, इसलिए यहाँ पे risk factor बहुत कम होता है। और फिर इन कैपिटल मार्केट द रिस्क इज मोर एज कम्पेयर टू इन मनी मार्केट, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है मनी मार्केट से। द रीजन बिहाइंड दिस इज द इंस्ट्रूमेंट हैव लॉन्ग मेच्योरिटी पीरियड।
यहाँ पे मोर देन 1 ईयर होता है मेच्योरिटी पीरियड, इसलिए। देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इन मनी मार्केट इज लेस एज दे आर हाईली लिक्विड एंड सेफ। देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट इज कंपेरेटिवली हाई एज दे आर मोर रिस्की, ठीक है। यहाँ पे ऐसा रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा, रिस्क कम तो रिटर्न भी कम, ठीक है। फिर रोल इन इकोनॉमी, दिस मार्केट इंक्रीजेस लिक्विडिटी ऑफ फंड्स इन द इकोनॉमी, और यहाँ पे दिस मार्केट हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इन द इकोनॉमी। ये रोल है इकोनॉमी में इनका, किसका, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का, ठीक है। अब ये चैप्टर में सेकंड डिस्टिंग्विश है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पे सिर्फ 5 ही पॉइंट है, पांचों के पांचों लर्न कर लेना। मीनिंग द इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स बाय द कंपनी इज डन इन द प्राइमरी मार्केट। क्या है द इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, ठीक है, वो प्राइमरी मार्केट में होता है। और फिर द सिक्योरिटीज इशूड अर्लियर आर ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी इशूड होते हैं शेयर्स वही यहाँ पे इशू करे जाते हैं बाद में फिर वो होते हैं सेकेंडरी मार्केट। देन मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आर एक्वायर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटीज जो होती है वो डायरेक्टली कंपनी से इशू की जाती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ पे इन द सिक्योरिटीज। फिर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज द सिक्योरिटीज आर एक्वायर्ड फ्रॉम अदर स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट है ना ये, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो इशू किए हुए शेयर सकते हैं वो ये ट्रेड होते हैं, ठीक है। Then parties in action, the parties dealing in this market are company and the investor, और the parties dealing in this market are only investors। मतलब देखो कैसा है, यहाँ पे जो कंपनी और इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनी से इन्वेस्टर यहाँ पे शेयर्स खरीदते हैं, और कभी कभी सेकेंडरी मार्केट में देन इन्वेस्टर्स ही होते हैं, सिर्फ इन्वेस्टर ही इन्वेस्टर को शेयर्स बेचते खरीदते, ठीक है। तो ये होती है सेकेंडरी मार्केट। Then intermediary, the underwriters are intermediary और the securities brokers are intermediary, ठीक है। Then value of security, the price of security in primary market is fixed as it is decided by the company। वो कंपनी डिसाइड करती है कि कितना प्राइस होगा, तो वो फिक्स होता है, ठीक है। और the price of security is fluctuating depending on the demand and supply condition in market। तो यहाँ पे इन्वेस्टर ही इन्वेस्टर से डील कर रहे हैं, तो जो जैसी मार्केट की डिमांड और सप्लाई उस हिसाब से उसके प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं। और द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी मीन्स क्या, सिक्योरिटी मतलब वही शेयर्स, डिबेंचर्स, वही, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी सिक्योरिटीज वर्ड आता है तो वही होता है, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, वो सब, ठीक है। आई होप आपको हर इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन समझ गए होंगे, और अभी जाके ये वीडियो देखने के बाद तुरंत ही इसे सारे लिख के देखो। आपको 12 मार्क्स का कॉन्फिडेंस ना आया तो बताना, ठीक है। ठीक है, अभी 1 घंटे में सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन को उड़ा देना, एकदम 12 मार्क्स आपके हाथ में होंगे, ठीक है। इतने इजी डिस्टिंग्विश बिटवीन है, आप एक बार खुद रीड करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको हर डिस्टिंग्विश बिटवीन समझे होगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।